ये जो लड़कियां हैं ना, ये सुखी अंकल की बेटियां हैं। बाद में फट से ऐसे शौक के मारे टर्न किया अंकल ने और हमको कंटिन्यू देख रहे हैं। तो राणा अंकल कपड़े भी दिखा रहे हैं और कंटिन्यू उन लड़कियों को भी देख रहे हैं। राणा अंकल और निक्की ना एक दूसरे से गले लगे हुए हैं। भाई के साथ मुंह काला करती है गुलशनी, यही सीखी है। तेरे को समझाया था नजर नहीं आनी चाहिए। धनाधन चप्पलों से धो रहे हैं, ऐसे धो रहे हैं, हाथ आंटी के थप धप धप। निक्की के फेस पूरा लाल हो गया। आंटी धनाधन उसके चपेड़े मार रही हैं, कहीं भी लात मुक्का मार रहे हैं आंटी, ऐसा उसको बहुत बुरे से मारे हैं। मारते मारते आंटी ना उसको चौरस्ते पर ले आए। गैस सिलेंडर फट गया और सिमरन आंटी की मौत हो गई। जिंदगी किसी किसी के साथ इतना भद्दा मजाक करती है कि देखने वालों के लिए वो तमाशा और झेलने वालों के लिए शराब बन जाता है। इस किस्से को रिकॉर्ड करने से पहले मैं बहुत बार सोच रही थी कि बोलूं कि नहीं बोलूं, पर इस सूरज के नीचे ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा के लिए छुप सकती है। तो आइए सुनाती हूँ मैं आपको दिल को झंझोड़ने वाली कहानी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल 50-50 ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट भी जरूर कीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आज का जो किस्सा है वो पंजाब का है। हमारी पहचान के एक अंकल थे जो हमारे पड़ोस में ही रहते थे। मैं उस अंकल को इस किस्से में राजीव अंकल बोलूंगी। राजीव अंकल को आंखों से बहुत कम दिखता था। वो ऐसे धुंधली धुंधली नजरों से ना सबको देखते थे, क्योंकि उनको बहुत कम, उनकी जो आंखों की नजर थी बहुत ही कम हो चुकी थी। राजीव अंकल का हमारी फैमिली के साथ ना बहुत अच्छा रिलेशन था। हम लोग आपस में एक दूसरे के घर कभी भी आते थे, जाते थे, सोते थे, खा पीते थे। बहुत अच्छा हमारा रिलेशन उस फैमिली के साथ था। राजीव अंकल की फैमिली में उनका एक बेटा था। उसकी उम्र कम से कम होगी 28-29 साल की उम्र होगी। इस किस्से में मैं उनके बेटे का नाम रखती हूँ राणा अंकल। राणा अंकल बहुत हैंडसम थे, बहुत लंबे थे, गोरे चिट्टे थे। राणा अंकल की शादी हुई थी सिमरन आंटी से। जो सिमरन आंटी थी ना, वो भी बहुत प्यारे थे, एकदम गुड़िया के जैसे थे। लंबे गोरे चिट्टे, मस्त घने घने बाल, बड़ी बड़ी आंखें, बहुत अच्छी दोनों की जोड़ी थी। राणा अंकल और सिमरन आंटी का एक बेटा भी हुआ। बेटा कुछ ही महीने का था। तो बाई चांस घर में एक बार क्या हुआ, गैस सिलेंडर फट गया और सिमरन आंटी की मौत हो गई। बहुत दर्दनाक आंटी की मौत थी। अब जैसे सिमरन आंटी की मौत हुई ना, तो राणा अंकल बहुत गहरे सदमे में चले गए। राणा अंकल बहुत जोर जोर से चिल्लाते थे रात को, सिमरन सिमरन तू कहाँ चली गई है, तू क्यों मुझको छोड़कर चली गई है, प्लीज मेरी जिंदगी में वापस आ जा। ऐसे जोर जोर से चिल्लाते थे और रोते भी थे। इतनी जोर जोर से चिल्लाते थे कि हमारे घर पर रात को पूरी आवाजें आती थी। हम लोग गहरी नींद से उठ जाते थे। इतना बुरा हाल था राणा अंकल का। अब राणा अंकल क्या करते थे, कई बार शमशान घाट में चले जाते थे रात को और वहां पर जोर जोर से चिल्लाते थे, सिमरन सिमरन तू कहाँ है, देख मैं तेरे को मिलने आया हूँ, आ मेरे से मिल, प्लीज मेरे को छोड़कर मत जा। ऐसे जोर जोर से वो चिल्लाते थे। कई बार तो मेरे परिवार, जैसे मेरे डैडी, मेरे अंकल, राणा अंकल को लेकर आए थे शमशान से कि तू क्या कर रहा है, तू पागल हो गया है, मत ऐसा कर। बहुत समझाते थे हम सब लोग। और एक दिन क्या हुआ, राजीव अंकल ने क्या किया, राणा अंकल को बोला कि बेटा मैं तेरी शादी कर देता हूँ, तेरे आगे तेरी बहुत सारी जिंदगी पड़ी है, बच्चा भी छोटा है, तो क्यों ना तू अपनी शादी कर ले। तो जैसे ही शादी का शब्द सुना ना राणा अंकल ने, तो राणा अंकल भड़क गए। उनको बहुत गुस्सा आया और राणा अंकल गुस्से से घर से बाहर चले गए। अब राणा अंकल क्या करते थे, पूरा पूरा दिन घर से बाहर रहते थे, पूरी पूरी रात भर घर से बाहर रहते थे, इधर उधर ही भटकते रहते थे। तो एक दिन राणा अंकल घर पर आए तो राजीव अंकल ने बोला, तू क्या कर रहा है, तूने तेरे बेटे के बारे में सोचा है, तेरा बेटा कितना छोटा है, मुझे तो ढंग से दिखता भी नहीं है, इसका क्या बनेगा, तूने कभी लाइफ में इसका बारे में सोचा है। तो अंकल ने बोला, राजीव अंकल ने, मैं इसके लिए बोल रहा हूँ, कम से कम इसका तो सोच, तो अपनी शादी कर ले। तो राणा अंकल बोले ठीक है, बोले मैं मेरे बेटे का ध्यान दूंगा, लेकिन आप मेरे से कभी शादी की बात मत करना। राणा अंकल बोले कि मैं 24 घंटे मेरे बेटे के पास रहूंगा, इसको मैं माँ और बाप कभी किसी की कमी महसूस नहीं होने दूंगा, मैं इसको बहुत सारा प्यार दूंगा। तो राजीव अंकल बोले हाँ बेटा ठीक है, अच्छी बात है, तू इसको माँ और बाप दोनों का प्यार देगा, लेकिन तूने इसके फ्यूचर के बारे में सोचा है, आगे इसकी जरूरतें हैं,
तुझे काम पर भी तो जाना है ना, इसको पढ़ाना लिखाना है, जिंदगी में कुछ बनाना है, तो क्या करेगा इसके बारे में? अगर घर पर बैठा रहेगा तो काम पर कैसे जाएगा? तो राणा अंकल को बात तो समझ में आई। बोले ठीक है, बोले मैं काम पर भी जाऊंगा, मैं मेरे बेटे के साथ ही रहूंगा। बोले मैं लेकिन शादी नहीं करूंगा। तो राजीव अंकल बोले ठीक है, तुझे शादी नहीं करनी? बोले राणा अंकल बोले हाँ मुझे शादी नहीं करनी है। तो राजीव अंकल बोले अगर तूने शादी के लिए हाँ नहीं बोला ना तो तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। बोले अभी का अभी मैं मर जाता हूँ, बोले खत्म करता अपनी लाइफ। बोले मेरे को, मैं ऐसे तेरे को तड़पता हुआ नहीं देख सकता हूँ, मैं इस बच्चे का ऐसे भविष्य नहीं देख सकता हूँ, गंदा भविष्य। बोले मेरे जीने का क्या फायदा है, मैं खत्म करता हूँ अपने आप को। तो फाइनली राणा अंकल ने शादी के लिए हाँ कर दी। राजीव अंकल ने राणा अंकल के लिए जो लड़की चुनी ना, वो बहुत गरीब परिवार की थी, बहुत ही ज्यादा गरीब परिवार की वो लड़की थी। उनके घर पर खाने के भी वांदे लगे हुए थे। तो राजीव अंकल ने लड़की के परिवार वालों को 50,000 रुपया दिया और बोला कि खाने पीने की टेंशन मत करना, कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हारे घर में राशन भर दिया करूँगा। और राजीव अंकल ने लड़की की फैमिली को पूरा सच बता दिया था कि जो मेरी पहली बहू थी वो जलकर मर गई है और मेरे बेटे को एक बेटा भी है और मेरा बेटा उसकी हालत बहुत ख़राब है। मेरी जो पहली बहू थी उसको बहुत प्यार करता था। पूरा उन्होंने, राजीव अंकल ने पूरा सच बताया, एक भी बात नहीं छुपाई थी। अब जो लड़की वाले थे वो शादी के लिए हाँ कर दी, क्योंकि लड़की जो थी बहुत काली थी और एकदम अजीब सी पतली थी और परिवार वाले थे भी बहुत गरीब। तो उनको तो खुशी हुई ना कि उल्टा दहेज देने की जगह हमको मिल रहा है। उनके लिए तो ऐसा था कि बहुत बड़ा बम्पर प्राइज लग गया है। तो परिवार वाले बहुत खुश थे, तो उन लोगों ने शादी के लिए हाँ कर दिया। अब जैसे ही लड़की की शादी हुई, जैसे ही दुल्हन कार से बाहर निकली और बाहर से ही उसने अपने ससुराल का घर देखा ना, तो वो घर देखकर बहुत हक्की बक्की रह गई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल थी। हम सब लोग क्या थे, इतने भी बच्चे थे ना, वो टेरिस से हम लोग सब देख रहे थे। तो दुल्हन इतनी खुश थी ना कि उसकी खुशी वो रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसकी खुशी उसके अंदर समा नहीं रही है, वो उछल उछल कर बाहर आ रही है। वो बहुत खुश थी अपने घर को देखकर। अब दुल्हन घर के अंदर गई, घर को देखकर बहुत खुश थी वो। दुल्हन की जो एज थी ना, कम से कम होगी 23 या 24 साल की, इतनी एज की दुल्हन थी। और दुल्हन का नाम था कमलजीत। तो हम सब लोग ना आंटी को कम्मू आंटी बोलते थे। तो राणा अंकल सुबह ही जल्दी 5 बजे घर से निकल जाते थे, दुकान पर बैठ जाते थे और घर पर ना बहुत लेट आते थे। अब राणा अंकल अपने बेटे के साथ भी बहुत कम टाइम स्पेंड करते थे। ऑलमोस्ट वो घर से बाहर ही रहते थे। जब भी हम लोग जाते देखते राणा अंकल नहीं है। रात तक भी हम लोग, कई बार मैंने आपको बताया, उधर सोते थे, तो बहुत लेट राणा अंकल घर पर आते थे। ऐसा राणा अंकल ने करना स्टार्ट कर दिया। मतलब राणा अंकल उस लड़की से ज़्यादा कम्मू आंटी से बात भी नहीं करते थे, बहुत कम बात करते थे। एक दिन कम्मू आंटी ने अपने ससुर से पूछा कि पापा जी, ये जो सिमरन थी कैसी दिखती थी और क्या क्या करती थी, उसके बारे में मुझे थोड़ा बताओ ना। तो पापा जी ने बोला कि बेटा, सिमरन का नाम इस घर में मत ले। अगर सिमरन का जिक्र राणा ने सुन लिया ना तो फिर से वो उसी के गम में डूब जाएगा। अभी थोड़ा बहुत मेरा बेटा संभला है, उसकी हालत तो पागलों के जैसी हो गई थी। मैंने तो सिमरन की सब फोटो घर में छुपाकर रख दी कि ताकि सिमरन की फोटो देखकर राणा को उसकी याद ना आए। कभी मैं सिमरन का नाम भी राणा के सामने नहीं लेता हूँ, क्योंकि राणा की हालत बहुत खराब हो जाती है। बेटा कम्मो, तू मेरे बेटे को संभाल ले। मेरा बेटा बहुत दुखी है, अंदर ही अंदर बहुत दुखी है, पूरा वो टूट चुका है। प्लीज पुत्र जी, मेरे बेटे को बिखरने मत दो, मेरे बेटे को संभाल ले, मेरे बेटे को बहुत प्यार कर बेटा। तो कम्मू आंटी बोली कि पापा जी, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, बाकी तो रब रखा है। तो ये बोलकर मैं और कम्मू आंटी बर्फ़ लेने के लिए रूम में चले गए, क्योंकि मुझे बर्फ़ चाहिए थी, इसीलिए मैं कम्मू आंटी के घर पर आई थी। मैं जैसे बर्फ़ लेकर किचन से बाहर आई तो देखा कि एक अंकल और 3 लड़कियां अंकल के घर पर आए थे, मतलब राजीव अंकल के घर पर आए थे। तो जो अंकल बाहर से आए थे उन्होंने सत श्री अकाल बोला, तो राजीव अंकल ने भी सत श्री अकाल बोला। तो अंकल बोले, जो बाहर से आए थे, बोले आपने मुझे पहचाना नहीं? बोले मैं सुखी। तो ये सुनकर ना राजीव अंकल बहुत खुश हो गए और उसको फट से गले लगा लिया। बोले ओ सुखी तू? बोले कहाँ था? बोले खोदते गए पुत्र, इतने साल मिला नहीं है, तेरा हाल चाल क्या है ये तेरे को हमको पता ही नहीं है, तू किधर रहता है क्या है? बोले किधर खो गया था? तो बोला कि
पाजी मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ, बोले बोले नदी का बांध टूट गया था, बोले पूरे हड़ की वजह से, हड़ मतलब बाढ़ की वजह से, बोले मेरा तो सारा घर तहस नहस हो गया, बोले कोई चीज़ नहीं बची, बोले बस आ 3 कुड़ियाँ ने मेरे नाल, यही मेरे नाल बचियाँ ने और कुछ भी नहीं बचे ता। अभी अंकल ने जैसे ही कुड़ियों को देखा ना, अंकल ऐसा ऐसा देख रहे हैं और मुझे बुलाया, बोले अमन इधर आ। मैंने बोला हाँ अंकल जी। बोले कुड़ियां दे कपड़े फटे होए आ। मैंने बोले हाँ अंकल जी इन्हां दे कपड़े फटे होए आ। बोले ओए कुड़ियां दा की हाल करके रखा तेने। तो मेरे को और कम्मो आंटी को बोला कि ऐसा करो अभी के अभी तुम लोग इनको दुकान पर लेके जाओ। अंकल की बेटी की जो दुकान थी ना, मतलब राना अंकल की दुकान थी, वहाँ पर लेडीज कपड़े मिलते थे रेडीमेड। तो हमने बोला ठीक है अंकल, हम लोग लेके जाते हैं। अंकल की जो सुखी अंकल की बड़ी बेटी थी ना, उसका नाम निक्की था, वो कम से कम होगी 18 या 19 साल की। और छोटी बेटी जो थी उसका नाम आरती था, आरती की उम्र होगी 16 या 15 साल की। और उससे एक छोटी लड़की थी, उसकी एज होगी कम से कम अपना 13 या 14 साल की। तीनों बेटियां इतनी ही उम्र की थी। तो मैं और कम्मो आंटी अभी लड़कियों के साथ शॉप पर गए। हम लोग जैसे ही शॉप के पास पहुंचे हैं ना, तो राना अंकल ने हम लोगों को देखकर अजीब सा चिड़चिड़ा मुंह बना लिया, ऐसा देखा और ऐसा किया। बाद में फट से ऐसे शॉक के मारे टर्न किया अंकल ने और हमको कंटिन्यू देख रहे हैं। अंकल ने अपनी पलक तक भी नहीं झपकी, हमको देख रहे हैं। अभी हम लोग शॉप के अंदर आए और एंटर किया तो कम्मो आंटी ने बोला कि ये जो लड़कियां हैं ना, ये सुखी अंकल की बेटियां हैं। राना अंकल तो सुखी अंकल को जानते ही थे। बोले इनको कपड़े दीजिए अब। बोले पापा जी ने बोला है कि इनको कपड़े दिला के ला। तो राना अंकल कपड़े भी दिखा रहे हैं और कंटिन्यू उन लड़कियों को भी देख रहे हैं। कंटिन्यू देखते जा रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं। अजीब सा सरप्राइज जैसा अंकल का फेस था। तो हम लोगों ने क्या किया, कपड़े लिए और घर पर आ गए और मैं मेरे घर पर आ गई। जो सुखी अंकल थे ना, कम से कम 3-4 दिन राना अंकल के घर पर रहे। फाइनली राजीव अंकल ने उनको क्या किया, एक भाड़े पर घर दिला दिया। जो उनका घर था ना, बहुत दूर था अपना राना अंकल के घर से, और उनको काम पे भी लगा दिया। अभी मैंने आपको बताया था कि राना अंकल तो बहुत जल्दी जल्दी निकल जाते थे शॉप पर। एक दिन क्या हुआ, कम्मो आंटी ने मुझे बुलाया, बोले तेरे अंकल ने बोले रात को भी खाना नहीं खाया, सुबह भी नाश्ता नहीं किया। ऐसा करते हैं हम लोग दोपहर का खाना लेके जाते हैं, टिफ़िन बांधते हैं और तू मेरे साथ चल, दुकान पर चल। मैंने बोला ठीक है आंटी मैं चलती हूँ। मैं और कम्मो आंटी दुकान पर गए। जैसे हम लोग दुकान पर गए ना, तो दुकान पर कोई नहीं था। तो आंटी ने ड्रेसिंग रूम का ऐसे दरवाज़ा खोला ना, जैसे दरवाज़ा खोला तो राना अंकल और निक्की ना एक दूसरे से गले लगे हुए हैं। अब ये देखकर तो बाप रे, मैं तो चौंक गई एकदम। मेरा ये हाल है तो अपना कम्मो आंटी का क्या हाल हुआ होगा। आंटी को तो इतना गुस्सा आ रहा था ना, पूरा आंखें गुस्से से लाल हो गई थी, मुंह उनका सूज गया था। तो उन्होंने बोला शर्म नहीं आती तुम लोगों को। तो निक्की बोली भाभी, बोले मुंह बंद रख। बोले भाभी भाभी बोलती है और भाई के साथ मुंह काला करती है, कुलशनी यही सीखी है। तो बोली नहीं, बोले नहीं क्या, मैंने तुझे बोला ना मुंह बंद रख। बोले तेरे बाप की इज्जत करती हूँ इसलिए तेरे को छोड़ती हूँ। इसको मेरी फर्स्ट और लास्ट वार्निंग समझना, हल्के में मत लेना। अगर नेक्स्ट टाइम तू मेरे पति के साथ नजर आई ना, तो देख मैं तेरी कैसे धज्जियाँ उड़ाती हूँ। तो ये बोला आंटी ने जैसी ना, तो राना अंकल बोले कम्मो आंटी को, बोले तू जा यहाँ से। तो कम्मो आंटी बोले मैं क्यों जाऊँ। बोले मैं नहीं जाऊँगी, बोले इसको भेज। तो ऐसे ही अभी अंकल ने क्या किया, राना अंकल ने निक्की को समझाया कि खामखा को यहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, ऐसा कर तो यहाँ से निकल जा। तो निक्की चली गई। फट से हम लोग, मैं और आंटी भी आ गए। मैंने आंटी को बोला चलो, आंटी का हाथ खींचा, हम लोग घर पर चलते हैं। अभी आंटी को आंटी के घर पर छोड़ दिया और मैं मेरे घर पर आ गई। अभी उसी रात ना फिर राना अंकल के घर से बहुत लड़ाई की आवाज़ आ रही थी। बहुत ऐसा लग रहा था कि जैसे मारा पीटी हो रही है, चिल्लम चिल्ली की आवाज़ आ रही है। तो बहुत आवाज़ें आ रही हैं। आंटी ना जोर जोर से चीख रहे, मार और मार मुझे और मार, तो यही चाहता है ना, मार मुझे। तो ऐसे फट से हमारे घर में से जितने बड़े लोग थे ना, वो सब लोग वहाँ पर गए और ये झगड़ा बंद करवाया। मेरे दादा ने ना फिर राना अंकल को समझाया कि बेटा जो तू कर रहा है ना वो सही नहीं कर रहा है, बहू के साथ ऐसा मत कर।
तो ये जो झगड़े हो रहे हैं ये पूरा तेरा परिवार बर्बाद कर देंगे, ऐसा मत कर, तू गलत रास्ते पर जा रहा है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर, तुझे भगवान ने अच्छा परिवार दिया है, इस परिवार को संभालना अब तेरा फर्ज बनता है। तो ये सब बातें मेरे परिवार वालों ने राणा अंकल को समझाई और फाइनली घर पर आ गए सब लोग, और इस तरह से ये झगड़ा शांत किया गया। अब कुछ दिन के बाद ना कम्मो आंटी को किसी ने बताया कि निक्की फिर से शॉप पर आई हुई है। तो आंटी घर से फट से भागे गुस्से से, और जैसे शॉप के अंदर गए ना, उन्होंने निक्की को देखा तो उन्होंने निक्की को ऐसे बालों से नोचा और खींच के बालों से ना सीधा दुकान से बाहर ले आए। तो आंटी को इतना गुस्सा आया हुआ था, आंटी ने निक्की को धनाधन धोना स्टार्ट कर दिया। दे तेरे दी, ले तेरे दी, यहाँ से लात वहाँ से लात, मुक्के मार रहे हैं, कसूनियाँ मार रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं। अजीब सा आंटी का रूप बन गया था। हम लोगों ने तो कभी कम्मो आंटी को ऐसा देखा ही नहीं था। धनाधन आंटी के मुँह से जो गालियाँ निकल रही थी ना, हमने तो कभी आंटी के मुँह से गाली सुनी ही नहीं थी। इतनी भयंकर भयंकर गालियाँ दे रहे थे, ऐसे आंटी के अंदर जैसे कुछ पता नहीं क्या बोलूं, कौन सी आत्मा समा गई है कि धनाधन आंटी धो रहे हैं। राणा अंकल निक्की को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो आंटी ने क्या किया, कम्मो आंटी ने राणा अंकल को भी धक्का मारा और राणा अंकल बहुत दूर जाकर पटक के गिर गए। अंकल ने फिर भी उठे और उसको बोल रहे हैं मत मार मत मार, लेकिन जो आंटी है वो सुन ही नहीं रहे हैं। बोले तेरे को समझाया था, नजर नहीं आनी चाहिए। धनाधन चप्पलों से धो रहे हैं, ऐसे धो रहे हैं, हाथ आंटी के थप धप धप, निक्की के फेस पूरा लाल हो गया। आंटी धनाधन उसके चपेड़े मार रही हैं, कहीं भी लात मुक्का मार रहे हैं आंटी, ऐसा उसको बहुत बुरे से मार रहे हैं। मारते मारते आंटी ना उसको चौरस्ते पर ले आए। जैसे आंटी ने अपना हाथ और मारा ना, उसको ऐसे मुक्का मारने के लिए उठाया ना, तो राणा अंकल फट से हाथ जोड़कर आगे बोले मत मार इसको, बोले इसकी शक्ल सिमरन से मिलती है। तो जैसे आंटी ने ये शब्द सुना ना कि इसकी शक्ल सिमरन से मिलती है, आंटी का हाथ वहीं पर रुक गया। बोले इसकी शक्ल सिमरन से मिलती है, मुझे इसके अंदर से सिमरन नजर आई। बोले इसीलिए बोले हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे। बोले मैं सिमरन को हर जगह ढूंढता था, इसके अंदर से मुझे सिमरन नजर आई। बोले इसीलिए बोले मुझे इससे प्यार हो गया। बोले मुझे पता है मैंने जो तेरे साथ किया है वो अच्छा नहीं किया, मुझे अंदर से एहसास है, प्लीज इसको जाने दे, इसको बख्श दे, बोले इसकी कोई गलती नहीं है, बोले माफ कर दे हम दोनों को। तो आंटी का ना चेहरा जो था पूरा, आंटी ने बस आंटी की, कम्मो आंटी की आंख से आंसू नहीं गिरा, आंखों में पूरे आंसू नजर आ रहे थे, और आंटी ने कुछ नहीं बोला, वहां से चुपचाप निकल गए। तो अब कम से कम 3-4 घंटे के बाद सुखी अंकल राजीव अंकल के घर पर आए और उन्होंने राजीव अंकल को बोला पाजी गलती हो गई, माफ कर दो, आखिरी बार आपको मिलने आया हूँ। तो राजीव अंकल ने सुखी अंकल का हाथ पकड़ा, बोले गलती आपसे नहीं हुई है, बोले मैंने तो मेरे बेटे को बहुत समझाया था, मत कर मत कर, बोले वो समझा ही नहीं, वो रुका ही नहीं। बोले गलती मेरी इन धुंधली आंखों से हुई है जो बुढ़ापे में वो देख नहीं पाई कि अपनी बच्ची की शक्ल सिमरन से मिलती है। अगर मुझे पता होता ना कि निक्की की शक्ल सिमरन से मिलती है तो मैं राणा से कभी निक्की को मिलने ही नहीं देता। बोले तेरी कोई गलती नहीं है, बोले ये गलती मेरी बुढ़ापे की नजरों से हुई है, तुम लोगों का कोई कसूर नहीं है। तो सुखी अंकल बोले पाजी बहुत बदनामी हो गई है, अब लड़कियों का इस शहर में रहना अच्छा नहीं है, हम लोग ये शहर हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे हैं। ये बोलकर सुखी अंकल वहां से निकल गए। काफी टाइम के बाद पता चला कि सुखी अंकल की जो बड़ी बेटी थी मतलब निक्की, उसकी शादी कहीं दूसरी जगह हो गई है। सिर्फ इतना ही उस लड़की के बारे में सुनने को मिला। राणा अंकल और कम्मो आंटी आपस में अभी प्यार से रहने लग गए थे। उस किस्से के बाद उन दोनों में कभी कोई झगड़ा नहीं आया। अंकल टाइम पर घर पर आते थे और अच्छे से आंटी के साथ रहते थे। इवन के कम्मो आंटी को एक बेटी भी हुई थी। पूरा परिवार फिर से खुशियों में भर गया था। आज की जो कविता है वो मेरे हस्बैंड आपको गाकर सुनाएंगे, जो कि कैमरे के पीछे से गाएंगे। तो आपने मेरी जिंदगी के बारे में तो थोड़ा सुन ही लिया है, अब उसी टॉपिक पर थोड़ी कविता भी सुनिए। ये 50-50 ब्लॉग का स्टाइल है, थोड़ी जिंदगी थोड़ी कविता। तन्हाइयों में रह के
मेरी जान जा रही है तन्हाइयों में रह के। मेरी जान जा रही है धड़कनों को चीरते हुए। तेरी याद आ रही है तन्हाइयों में रह के। मेरी जान जा रही है, मेरी जान जा रही है।